हेलो दोस्तों, मैं सोम प्रताप तोमर आपको अपने YouTube चैनल एमपी परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि लास्ट सेशन में एमपी कांस्टेबल का हम लोग एक पेपर डिस्कस कर रहे थे। स्टार्टिंग के उसमें 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो चुका था। उसी 19 अगस्त आपका 2017 को जो एमपी कांस्टेबल का पेपर जो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज इस सेशन में हम उसे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन था, इसमें औसत निकालना है एक सीरीज का आपको। तो 65 सीरीज दे रखी है आपको, 65, 54, 44, 36, 28 और आपका दे रखा है 22। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे? बेसिक तरीका है, सबको आप 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ दो, 6 से डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूं कि ऑप्शन से आप इसे कैसे कर सकते थे। जैसे 40, पहला ऑप्शन था आपका 43, अगला ऑप्शन होगा आपका 39, सी ऑप्शन है आपका 40 और यहाँ पे अगला ऑप्शन है आपका डी 41। अब देखो ऑप्शन से आप, ये तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि आप कुछ मत करो, सम ऑफ ऑल नंबर्स एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल, 1 2 3 4 6 5 6 से आप डिवाइड देते तो आपका आंसर आ जाता। अब देखो आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते, आप इनका यूनिट नंबर उठाओ। 2 8 आपका 10, 10 और 6 आपका 16, 16 और 4 आपका 20। यहां पर आपका 65 नहीं 62 है, ठीक है। 62, 54, 44, 36, 28, 22। फिर से देखते हैं, 8 और 2 आपका 10, 10 और 6 आपका 16, 4 20, 20 और 4 आपका 24, 24 और 2 आपका 26, 26 मतलब यूनिट डिजिट अगर बात करें तो आ रही है आपकी क्या 6। ये सारे आपको नंबर दे रखे और उन नंबर्स का ये आपको एवरेज दे रखा है। एवरेज मतलब इनमें से कोई आपका एक इन नंबर्स का एवरेज होगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इकाई का अंक आपका 6 आएगा और यहाँ पे नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6, मतलब कौन से नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपको 6 मिलेगा। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, इकाई का अंक यूनिट डिजिट, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 9 6 54, मतलब 4 मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, हटा दो इसे। यहाँ पर करोगे तो 0 मिलेगा, हटा दो इसे, ये आपके काम का नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया कि आप यूनिट डिजिट पे काम करो। यूनिट डिजिट मतलब इन सबको जोड़ो। इकाई का अंक आएगा आपका 6, इन नंबर्स का एवरेज इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक होगा, मतलब उनका सम भी कहीं ना कहीं लास्ट यूनिट डिजिट आपका 6 होना चाहिए। तो 6 देख लो मल्टीप्लाई करके, एक ही जगह मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका 4। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। यहां पर दे रखा है एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी आपके अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी आपके हिंदी में फेल हो जाते हैं। मतलब जो परसेंटेज दे रखा है वो आपको दे रखा है फेल का। ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चनों को। सबसे पहले दे रखा है आपको इंग्लिश, कितना दे रखा है 36%। अगला दे रखा है आपको हिंदी का, ये दे रखा है आपको कितना 40%, और परसेंट किसका आपका फेल का। और इंग्लिश प्लस हिंदी, 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20% है, दोनों विषय में फेल विद्यार्थी आपके 20% है, तो पास हुए विद्यार्थियों का परसेंट बताओ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको देखना है इन दोनों पे। अगर यहां पर आपका फेल होता सपोज, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन चलती वो चलती आपकी फेल पे। अगर यहां पर आपका पास होता कि दोनों विद्यार्थी आपके पास होते हैं, तो जो भी आपकी कैलकुलेशन चलती वो चलती आपकी पास पे। अब दूसरी चीज, यहां पे अगर आपका पास है, यहां पे अगर आपका फेल है, तो इस पास को आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, इन फेल को आपको बदलना है पास में। कैसे बदलते हैं यहाँ पे पास में, कि 100 में से अगर 36% विद्यार्थी आपके फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, तो आप बोलोगे रेस्ट पार्ट कितना आपका 64%। ठीक है, यहां पर अगर आपका फेल हुआ है 40% तो पास कितना हुआ होगा आपका 60%।
बात समझ में आ रही? मैंने आपसे क्या बोला कि इन दोनों को आपको देखना है, अगर ये दोनों फेल होंगे तो आपकी कैलकुलेशन पूरी चलेगी फेल पर, अगर ये दोनों आपके पास होंगे तो जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो पास पर। अगर ऊपर चीजें इनवर्स में जाती हैं तो आपको ऊपर वाले सिंगल वाली चीजों को बदलना पड़ेगा रेस्ट पार्ट में, ठीक है। अभी तो सारी चीजें आपके फेवर में है, फेवर में मतलब सारी चीजें आपको फेल में दे रखी है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 सब्जेक्ट थे तो 2 सब्जेक्ट का आपने गोला बनाया इस तरीके से, ठीक है, और जो भी कैलकुलेशन है वो आपकी फेल पर है। ये वाला जो गोला है वो है आपका इंग्लिश का, ये वाला जो गोला है वो है आपका हिंदी का, और ये आपको बीच वाला दोनों में कॉमन पार्ट दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है हिंदी प्लस आपका इंग्लिश। सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको इस बीच वाले पार्ट से, तो आप 20 उठा के यहां लिख दो। अब आ जाओ इंग्लिश के पास। अब इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए आपके, तो आप बताओगे कि 36%, लेकिन 36 में से 20 लोग तो दोनों में फेल हो गए, तो रेस्ट पार्ट कितना बचेगा आपका 16%। केवल इंग्लिश में कितने लोग फेल हुए होंगे 16%। अगर पूरे की बात करोगे ना तो पूरा आपका 36 ही आएगा, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितने लोग फेल हुए आपके 40%, लेकिन केवल हिंदी में हिंदी में 40 फेल हुए, लेकिन अगर दोनों की बात करें तो दोनों में 20, तो ये 20 को अगर हटा दोगे तो केवल हिंदी में कितने लोग आपके फेल हुए होंगे, तो आप बोलोगे 20। अगर आप और अच्छे से देखोगे तो पूरा गोला आपका हिंदी का था, 20 और 20 आपका 40 पूरा हिंदी में फेल। इंग्लिश में आपके 36 मतलब 16 और 20 आपका 36, पूरा गोला आपका इंग्लिश का था, और बीच वाला जो कॉमन पार्ट था वो दोनों का था, तो दोनों को आपने लिख दिया। तो देख लो 20-20 आपका 40, कितने लोग टोटल फेल हो गए, 20-20 आपका 40 और 16, 56% लोग आपके फेल हो गए। तो रेस्ट पार्ट कितना बचेगा आपके पास का, तो बोलोगे आप 24%। अब इन्होंने क्या पूछा है आपसे, इन्होंने पूछा कि पास हुए विद्यार्थियों का परसेंट बताओ, तो पास हुए विद्यार्थियों का परसेंट कितना हो जाएगा आपका 44%। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, इसके आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, आपको आधार की लंबाई बतानी है। देखो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ये आपका कोई त्रिभुज होगा, यहाँ त्रिभुज में आपको क्या दे रखा है आधार मतलब 3x मान लो रेशियो दे रखा है, तो और ये आपका 4x, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालते हो ना, तो एरिया कैसे निकालते हो, 1/2 बेस इंटू आपका हाइट। कोई भी ट्राइंगल का एरिया आप निकालते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पर एरिया कितना दे रखा है आपको 150 बराबर 1/2, बेस कितना दे रखा है आपको 3x मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी दे रखी है आपको 4x। 2 से काटोगे ये आपका 2 बार, ठीक है। 3 से काटोगे ये आपका 5 बार, 2 से फिर ये काटोगे आपका 5 बार, मतलब x स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा आपको 25। स्क्वायर रूट करोगे तो x बराबर आपको मिलेगा 5। अब आपसे पूछा क्या है, आपको आधार की लंबाई बतानी, आधार मतलब 3x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब आधार कितना हो जाएगा आपका 15 का। ऑप्शन नंबर आपका 3rd। अगला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। क्वेश्चन है आपका x अपने माल को y से 20% सस्ता और z से 20% महंगा बेचता है। z का माल y के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता होगा, आपको आंसर बताना है अपना परसेंटेज में। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक बात बोली थी, भाषा वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आपको भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने भाषा वाले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया 60 से 70% क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहले दे रखा है आपका x और y। x और y का कंपैरिजन कैसे दे रखा है 20%। देखो इसे हम थोड़ा परसेंट और फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। 20% मतलब आपका थोड़ा बेसिक चीजें हैं, 1/5 1/5 मतलब 20%, हटाओगे तो 2 0 0 से 0 2 से 5 मतलब 1/5। तो 20% का अगर आप फ्रैक्शन देखोगे तो कितना मिलेगा आपको 1/5। अब आप इस 5 का अगर आप 20% निकालोगे, 5 का 20% तो कितना मिलेगा आपको 1। क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है
X अपने माल को Y से 20% सस्ता बेचता है। अगर Y अपना माल 5 में बेचेगा तो X 5 का 20% एक मतलब सस्ता बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 4 में। क्लियर है? और Z से X का अब कंपेयर होगा आपका Z से, और Z से 20% महंगा बेचेगा। महंगा बेचेगा मतलब अगर Z आपका माल 5 में बेचेगा तो 5 का 20% एक मतलब बढ़ा के बेचेगा तो ये कितने में बेचेगा? आपका 6 में। क्लियर है? लास्ट सेशन में मैंने आपको ऐसे रेशियो को सॉल्व करना भी बताया था। आपको करना कुछ नहीं था, खाली जगह को फिल करो। 6 को पीछे तक ले जाओ, 4 की जगह आगे खाली थी तो आप 4 को आगे तक लाए। कुछ चीजें कैंसिल आउट हो तो कैंसिल आउट कर लो, ये 3 बार और ये आपका 3 बार। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 5 और 2 आपका 10, 4 3 आपका 12, 5 3 आपका 15। ये वैल्यू आएगी आपकी Z की, ये वैल्यू आएगी आपकी X की, और ये वाली वैल्यू आएगी आपकी Y की। अब पूछा क्या है? Z का माल कितना है यहाँ पे? आपका 10। Y के माल मतलब 15 से कितना सस्ता या महंगा होगा? कंपेयर किससे करना है आपको? Y के माल से। तो देखो कितना सस्ता है, ये सस्ता है आपका 5, क्योंकि 15 में Y ने बेचा तो Z ने बेचा 10 में, तो डिफरेंस आया 5 का। किससे कंपेयर करते हैं? Y से, मतलब 15%। बताना है मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। 5 से काटोगे तो 3, तो 100/3, जो आपका आंसर होगा 33 सही 33%। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा फर्स्ट, 33.33%। अगला क्वेश्चन आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है आपका। 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपए थी, जबकि 2005 में 400 रुपए हो जाती है। तो 2004 से 5 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? मतलब अगर हम 2004 की बात करें, 2004 में कोई शर्ट कितने रुपए की थी आपकी? 250 रुपए की, और वही शर्ट आपकी 2005 में अगले साल मतलब 2005 वो शर्ट आपकी कितनी होगी? 400 रुपए की। तो आप देख रहे हो कि 250 से कोई चीज आपकी 400 हो जाती है तो कितनी कहीं ना कहीं बड़ी होगी? तो आप बोलोगे 150 रुपए। और ये 150 रुपए किस पर बड़े होंगे? तो आप बोलोगे 250 रुपए पर, 250 रुपए पर। तो मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यों? क्योंकि आपको आंसर अपना परसेंटेज में देना है। 0 से 0 काटोगे, 25 से काटोगे 4 बार, 15 4 आपका 60। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ शर्ट की कीमत में? 60% का। अगला क्वेश्चन है आपका, रवि के स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप हैं और शेष आपके विदेशी स्टैंप हैं। भारतीय स्टैंपों का विदेशी स्टैंपों के बीच का अनुपात बताना है। देखो, जब भी आपके फ्रैक्शन वाले कोई क्वेश्चन आते हैं, एक बेसिक सी चीज आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक सबसे पहले आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 2/7। 2/7 जब भी आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन को उठाओ। नीचे वाला जो भी आपका पार्ट होगा वो आपका ओरिजिनल पार्ट या फिर आप टोटल पार्ट इसे बोल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं टोटल आपके संग्रह की, टोटल स्टाम्प की, तो टोटल आपका स्टाम्प कितने का हो जाएगा? 7 का। क्लियर है? अब इस टोटल 7 में से 2 कौन है आपके? भारतीय स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प। ठीक है, रवि के टोटल संग्रह में से 2/7 भारतीय स्टाम्प है। मतलब 7 अगर टोटल स्टाम्प होगा तो 7 में से 2 पार्ट कितना है? भारतीयों का। तो रेस्ट पार्ट कितने का बचेगा? मतलब 2 आपने हटा दिया तो बचा 5। और ये कौन होंगे? आपके विदेशी स्टाम्प, विदेशी स्टाम्प। अब देखो अनुपात क्या है, पहले आपको बताना है भारतीय स्टाम्प का। भारतीय स्टाम्प कितना है आपका? 2। फिर बताना है आपको विदेशी स्टाम्प, विदेशी स्टाम्प कितना है आपका? 5। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 2:5। अगला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से, कि हम किसी माइनस का 1/5 को किस संख्या से गुणा करें तो आपको फाइनली जो गुणनफल मिलेगा वो 9/25 मिलेगा। बिल्कुल अगर बेसिक तरीके से देखें, सपोज ये आपका कोई नंबर था, इस नंबर में आपने किसका मल्टीप्लाई किया? माइनस का 1/5 का, तो आपको जो फाइनल रिजल्ट मिला वो कितने का मिलेगा? आपको 9/25 का। क्लियर है?
तो यहाँ पर आपका 5 से 5 चला जाएगा, माइनस इधर ट्रांसफर करोगे तो x बराबर वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 9/5। तो वो कौन सा नंबर होना चाहिए, वो नंबर होगा आपका माइनस का 9/5। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है जिससे क्रय मूल्य का 1/10 लाभ प्राप्त होता है। तो इसका बताना है आपको लाभ परसेंट। देखो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले एक चीज बताई थी कि कोई भी अगर आपका फ्रैक्शन क्वेश्चन में आ जाता है तो आप सारे क्वेश्चन को साइड में रख के उस फ्रैक्शन को उठा लो। अब यहाँ पर जो आपको 550 रुपए दे के रखा है इसे आप थोड़ी देर के लिए साइड में हटा दो। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या दे रखा है आपको, 1/10, और 1/10 क्या है, ये आपका वह वस्तु का क्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी आपकी, CP 10 और 10 का 1, ये क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट। अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, परसेंट मतलब मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। तो 0 से 0 काटोगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 10%। बात समझ में आ रही। जो भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो शुरुआत आपको कहां से करनी है, उन फ्रैक्शन से। देके रखा है कि बस 10 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस और 10 का आपको 1 प्रॉफिट होगा, तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट, परसेंट मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100। तो टोटल जो आपका आंसर होगा प्रॉफिट में वो होगा 10% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर आपका 4th। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है आपको 3x प्लस 2y, दे रखा है आपको 3x प्लस आपको 2y बराबर आपको दे रखा है 12, x और y बराबर दे रखा है 6। ठीक है, अब आपको बताना है कि 9x² प्लस आपका 4y² बराबर कितना होना चाहिए। 9x² प्लस 4y² बराबर क्या होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों को आप हिडन ट्रायल से ट्राई करो। जैसे यहाँ पर 2 आपके वेरिएबल हैं, 2 अननोन फैक्टर हैं, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे केवल 2 पॉसिबिलिटी है। सबसे पहला 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6 ही आएगा, दूसरा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 3 6 ही आएगा। केवल 2 वैल्यू आपकी हो सकती हैं, जब x और y का 2 अननोन फैक्टर का मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। अब सेकेंड फर्स्ट वाले में सेटिस्फाई करो। अगर यहाँ पे आप 6 रखते हो, x की वैल्यू अगर आप 6 मानते हो, 6 3 18 हो ही नहीं सकता क्योंकि फाइनल रिजल्ट ही 12 है, मतलब 12 से ज्यादा कैसे आएगा। अगर x को 1 मानोगे तो 3 एकम 3 6 दूनी 12 12 3 आपका ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये वैल्यू तो हटा दो। अगर ये वाली वैल्यू रखते हो x बराबर आपका और ये y, x बराबर आपका 2 और y बराबर आपका 3, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 6 बराबर आपको क्या मिलेगा 12। मतलब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। बस रख दो x का स्क्वायर मतलब 4, y का स्क्वायर मतलब 9। तो यहां पर मिलेगा 9 4 36, यहां पर मिलेगा 9 4 36, तो 36 36 मिलेगा आपको 72। तो ऑप्शन नंबर आपका 3rd। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ज्योमेट्री से है। एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना जीवा AB केंद्र O के निकटतम है तो चारों कंडीशन में से आपकी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। ये आपका एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी क्या है कि वृत्त की जीवा केंद्र के जितना पास जाती जाएगी, वृत्त की जीवा की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है जो केंद्र से होकर निकलती है। जैसे अगर ये कोई आपका सर्किल है, वृत्त है, प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ये आपका कोई वृत्त है, ये सपोज यहाँ पर एक कोई जीवा खींच दी आपने, ठीक है CD, और यहाँ पर कोई जीवा खींच दी आपने AB। अब आप खुद देखो कौन सी जीवा की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे जीवा AB की वैल्यू आपकी कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना क्या कि वृत्त की जीवा केंद्र के जितना नजदीक आती जाएगी वृत्त की जीवा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त का व्यास मतलब जो केंद्र से होकर निकलती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से। एक मंदिर में आपके 25 बेलनाकार स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या आपकी 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी 4 मीटर है। उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की लागत आपकी 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। एक आपका स्तंभ होगा बेलनाकार इस तरीके से,
ये आपका बेलनाकार एक स्तंभ होगा, ठीक है। ऐसे मंदिर में 25 स्तंभ लगे हुए हैं। ये इनकी त्रिज्या हो जाएगी और ये इनकी ऊंचाई। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर, ठीक है। अब यहां पर जब आप सरफेस एरिया निकालोगे तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई आर एच मतलब यहाँ पे देखोगे 2 पाई मतलब आपका 22/7, आर मतलब आपका 28 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, क्योंकि जो आपकी लागत भी दे रखी है मीटर में, और ऊंचाई दे रखी है आपको 4। ये आएगा एक सरफेस एरिया। ऐसे टोटल कितने सरफेस एरिया? टोटल आपके 25 सरफेस एरिया, ठीक है। और ऐसे 25 सरफेस एरिया की लागत कितनी आएगी आपकी? 8 रुपए। इन सबको जो आप सॉल्व करोगे तो वो आपका आएगा 1408। क्लियर है? एक सरफेस एरिया निकालना, ऐसे 25 सरफेस एरिया निकालना, मल्टीप्लाई करना, ऐसी चीजें आपकी कैंसिल आउट होते चलेंगे और जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1408। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज से। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मेरी आयु 12 वर्ष बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो मेरी वर्तमान उम्र बताओ। जैसे सपोज अगर मैं वर्तमान उम्र P मानता हूँ, प्रेजेंट एज आपकी P है, तो 12 वर्ष के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे जो भी आपकी उम्र है उससे 12 साल अधिक, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 वर्ष पहले की, तो जो भी आपकी प्रेजेंट एज होगी उससे 4 वर्ष पहले मतलब प्रेजेंट माइनस आपकी 4, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से 4 वर्ष पहले का अगर आप 3 गुना कर दोगे तो आपकी उम्र 12 साल बाद जितनी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? जैसे आप क्वेश्चन अगर एक बार और पढ़ो, मेरी आयु 12 वर्ष बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी उम्र मेरी 4 वर्ष पूर्व थी। क्लियर है? तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3p माइनस आपका 12 बराबर आपका p प्लस आपका 12। यहाँ पर p ले जाओगे तो मिलेगा आपको कितना? 2p बराबर आपका 24। 24 को कैंसिल आउट करोगे तो मतलब प्रेजेंट एज कितनी मिलेगी आपको? 12। तो वर्तमान जो उम्र होगी वो कितने वर्ष होनी चाहिए आपकी? 12 वर्ष। ऑप्शन आपका सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है? जैसे अगर आप पहला वाला ऑप्शन देखोगे, देखो बहुपदीय जो व्यंजक होंगे उनका अपना एक नियम होता है। जैसे आपकी पावर माइनस में नहीं हो सकती, आपकी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, आपको जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे तो मैंने आपको बताया बहुपदीय का अपना एक नियम होता है। नियम मतलब कि पावर आपकी माइनस में नहीं हो सकती, पावर आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, करनी में नहीं आपकी मतलब रूट के अंदर पावर नहीं हो सकती है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आपका एक बहुपदीय व्यंजक कहलाता है। जैसे पहला अगर आप ऑप्शन देखोगे 2x की पावर 3 प्लस आपका 3x की पावर -1 आ गया, मतलब पहला ऑप्शन आपको हटाना है, पहला ऑप्शन आपका बहुपदीय नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन देखोगे आप 5x प्लस फिर आ गया 5x प्लस 1/x, मतलब फिर आपको फ्रैक्शन में दे दिया, सेकंड ऑप्शन भी हटा दो। फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन में फिर आपको पावर आपके फ्रैक्शन में देती, मतलब फोर्थ ऑप्शन भी हटा दो। तो यहाँ पे सही आपका बहुपदीय व्यंजक कौन सा हो जाएगा? 3x की पावर 4 प्लस 5x प्लस आपका 8, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें अगर आप 1100 से गुणा कर दो तो गुणनफल आपका पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक गुणनफल आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो अगर आप 1100 को फैक्टर बनाओ तो 1100 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100 आएगा। क्लियर है? अब आपको पता है 100 अपने आप में एक परफेक्ट आपका स्क्वायर है, और किसका है आपका स्क्वायर रूट? 10 का। क्लियर? मतलब यहाँ तो आपको किसी भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 11 देखोगे तो 11 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो मतलब आपको प्राइम नंबर डबल से लिखना पड़ेगा। मतलब 1100 में आपको किस नंबर की जरूरत पड़ेगी अपने आप में स्क्वायर बनाने के लिए? तो वो आंसर हो जाएगा आपका 11।
अगला क्वेश्चन आपका प्रायिकता से है। एक संख्या 1 2 3 25 कहां तक 1 2 3 डॉट डॉट आपका 25 में संख्याओं का चयन करने पर उस चयनित संख्याओं के अभाज्य होने की कितनी संभावनाएं हैं, जबकि प्रत्येक दी गई संख्याओं के चयनित होने की समान संभावनाएं हैं। आपको बताना है कि अगर 1 से लेके आप 25 तक की संख्याएं देखो, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 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 कहां तक 23 24 और आपका 25, इनके बीच बतानी है आपको कि कितने आपके प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, सबसे पहला प्राइम नंबर इनके बीच में आएगा 2, फिर आएगा आपका कितना 3, फिर आएगा आपका 5 के बाद अगला प्राइम नंबर होगा आपका 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर आएगा डायरेक्ट 11 के बाद 13 के बाद अगला आ जाएगा आपका 17 के बाद फिर आ जाएगा आपका 19 के बाद लास्ट आपका प्राइम नंबर बचेगा 23। इनके अलावा आपके कोई भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी 9 आउट ऑफ आपका 25। 25 में से 9 अंक की प्रायिकता है कि आपके वो अभाज्य नंबर आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, 9/25। अगला क्वेश्चन आपका वह है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 3087 को विभाजित करने पर भागफल पूर्ण आपका घन मतलब क्यूब मिले। मतलब आपको बताना है कि 3087 में से आप कौन सा नंबर बाहर निकालो कि बचा हुआ नंबर अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो यहाँ तो मुझे डायरेक्ट 3087, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट देखेगा 9 मल्टीप्लाई आपका 343, आपको क्या मिलेगा 3087, और 343 अपने आप में क्या है आपका एक परफेक्ट क्यूब। तो आपको कौन सा नंबर डिवाइड देना चाहिए 9, ठीक है। अब लेकिन आप लोग कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप एक काम करो, 3087 इनमें 3 के जोड़े निकालो। 3 के जोड़े कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप किससे डिवाइड दोगे, सबसे पहले आप 3 से ही डिवाइड दे दो। 3 से डिवाइड दोगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से दोगे 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड दोगे, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से डिवाइड दोगे, 3 और 3 आपका 9, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। अब आप देखोगे ये 343 यहाँ पर जो आया ये अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब है मतलब अगर इन दोनों नंबर को आप बाहर निकाल दो तो ये अपने आप में एक क्यूब बन जाएगा। तो इन दोनों नंबर को निकालोगे मतलब आपको बाहर क्या निकालना पड़ेगा 9। अगर 3087 में से आप 9 को बाहर निकालोगे तो 343 अपने आप में एक आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन आयत से है। एक आपका आयत है ABCD, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं। OA बराबर दे रखा है 2x प्लस आपका 4 बराबर OD बराबर आपका दे रखा है 3x प्लस आपका 1। तो x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आपका ये एक रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका A हो जाएगा, ये B, ये C और ये आपका D। अगर इनके विकर्ण को आप बनाओगे तो यहां पर मिलेगा आपको O, ठीक है। OA कितना दे रखा है आपको, OA दे रखा है आपको 2x प्लस 4, 2x प्लस आपका 4, ठीक है। OD कितना दे रखा है, OD 3x प्लस आपका 1। अब आपको एक ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी पता होगा क्या, कि आयत के जो भी विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं AC बराबर हो जाएगा आपके BD के, क्लियर है, और बराबर में ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूरे को विकर्ण बनाऊं तो यहां पर आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 4x प्लस आपका 4 दूनी 8। ये यहां से यहां तक AC की आपने वैल्यू निकाली, और ये किसके बराबर होगा आपके BD के। BD मतलब यहां से यहां तक, तो आप यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6x प्लस आपका 2। अब यहां पर अगर इसे लेके आओगे तो 6 में से 4 जाएगा माइनस का 2x बराबर 8 में से यहां पर 2 जाएगा तो 8 में से 2 गया आपका माइनस का 6, माइनस से माइनस 2 से 3, तो x बराबर आपको क्या मिलेगा 3।
x बराबर 3, मतलब आंसर आपका ऑप्शन में एक भी नहीं है, व्यापम का जो आंसर है एक, वो गलत है। आंसर आपका 110% 3 ही आएगा। क्लियर है? व्यापम ने जो आंसर एक दे रखा है वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है आपका, राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसे कितने का लाभ होगा? देखो, सबसे पहले अगर राज की बात करूं, राज ने क्या किया, 5,000 रुपए उठाए मार्केट से। इन्होंने जो मार्केट से रेट थी वो थी आपकी साधारण ब्याज की, ठीक है, 10%, और टाइम था आपका 2 साल। तो ओवरऑल इन्हें ब्याज कितना मिला होगा? 1,000 रुपए। क्लियर है? अब इन्होंने इसी 5,000 को कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर रेट थी आपकी 15% और आपका 2 साल के लिए मार्केट में दे दिया। तो 5,000 को 115 पर, फिर 115 पर इन्होंने मार्केट में दे दिया। क्लियर है? तो यहां पर इन्हें कितना ब्याज मिला होगा? अगर यहां पर देखोगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका कितना, 6,000, ठीक है। 5,000 रुपए को तो यहां पर आपका कितना आएगा, जब आप 6,612.5। क्लियर है? तो देख लो कितने का डिफरेंस आ गया, 612.5। ये राम को प्रॉफिट हुआ होगा। ऑप्शन है आपका 612 रुपए 50 पैसे, 612 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन नंबर आपका पहला, 612 रुपए 50 पैसे राम को लाभ हो जाएगा। राम ने 5,000 रुपए मार्केट से लिए सिंपल इंटरेस्ट पर 10% की ब्याज से 2 साल के लिए, तो ब्याज मिला होगा 1,000, जोड़ दोगे तो अमाउंट हो जाएगा आपका 6,000, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, 15% से मार्केट से 10 से उठाया और 15 पर किसी और को दे दिया 2 सालों के लिए। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना बना इनका, 6,612 रुपए 50 पैसे। तो कितने का फर्क आया, 612 रुपए 50 पैसे, जो राम का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लाइन और एंगल से ज्योमेट्री में। यहाँ पर दे रखा है आपको ए बी और आपका ओ 100 डिग्री, डी सी ओ 110 डिग्री। आपको बताना है बी ओ और आपका सी ये कितना होगा। और आपको एक चीज और बोली कि ए बी आपके समांतर होगी किसके, सी और डी के। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अपने हिसाब से कोई कुछ लाइन को विड्रॉ करो। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन इसी के पैरेलल डी सी को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर अगर ये आपका 100 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 100 है तो एक सीधी सरल रेखा पर बनने वाले कोण 180 के, अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, ठीक है। अब सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण आपका 180, अगर ये 110 है तो सीधी सरल रेखा पर 180 बनेगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 70। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा आपका 180। अब 70 ये वाला, 80 ये वाला, 150 आपका हो चुका है, तो ये वाला पार्ट कितना मिलेगा आपको 30 डिग्री। क्लियर है? तो ओ सी ओ बी कितना मिलेगा आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका 4th। अगला क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न होगा। देखो एक एग्जांपल से समझो। सपोज ये मैंने आपके सामने स्क्वायर बनाया, ये आपका स्क्वायर है। अगर इनके मिड पॉइंट को मिला दूंगा, जैसे सपोज ये वाला मिड पॉइंट मिला दिया, ठीक है। अब इनके भी मिड पॉइंट को मिला दिया, मतलब जितने भी वर्ग बनते हैं सबके आप मिड पॉइंट को मिला दो, इनके भी मिड पॉइंट को मिला दो, आप इनके भी मिड पॉइंट को मिला दो। अब जितने भी आप मिड पॉइंट मिलाते जाओगे एरिया आधा होता चला जाएगा। सपोज अगर ये बड़े वाले का एरिया आपका मान लो 32 है, तो छोटे वाले का ये वाले का कितना हो जाएगा आपका 16।
अगर ये 16 है तो ये वाले का कितना हो जाएगा आपका 8, तो ये वाले का कितना हो जाएगा आपका 4, तो ये वाले का कितना हो जाएगा 2। मतलब जितने भी आप मिड पॉइंट के स्क्वायर बनाते चलोगे एरिया आपका सीधा सीधा हाफ होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है, इनके मिड पॉइंट को आप एक मिलाकर एक और वर्ग बनाते हो। अगर बड़े वाले का आपका 16 है तो अंदर वाले का कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्लियर है? ये था पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका 19 अगस्त 2017 के कांस्टेबल के पेपर का। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।